मैं मानवेंद्र विक्रम सिंह श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के प्रांगण में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज फिर पुनः एक बार आप लोगों के बीच में कक्षा 8 समाज विज्ञान उप विषय भूगोल के दूसरे पाठ से भारत कृषि एवं सिंचाई के विषय में आप लोगों को कुछ बताऊंगा। कृषि क्या है? आप लोग जानते होंगे कि कृषि का कार्य जो है अपने घर पर, गांव में बुजुर्गों के द्वारा या अपने पिताजी के द्वारा, बाबा जी के द्वारा खेतों में गए होंगे, देखते होंगे कि कृषि कैसे होता है, कृषि क्या होती है। जो हम बोते हैं, काटते हैं, इसी को हम कृषि कहते हैं। खेतों में जिसको हम बोते हैं, काटते हैं, इसी को हम कृषि कहते हैं। अर्थात लिखा है फसल, कृषि या फसल। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है, काटता है, उसे हम फसल कहते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उसे हम फसल कहते हैं या कृषि कहते हैं। कृषि दो प्रकार से होते हैं। कृषि दो प्रकार के होते हैं। पहला है निर्वाह कृषि, दूसरा है व्यापारिक कृषि। निर्वाह कृषि जिस कृषि का उपयोग स्थानीय या दैनिक उपयोग के लिए किया जाता है, दैनिक कार्य के लिए किया जाता है, दैनिक उपयोग के लिए किया जाता है, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। जिससे हमारा प्रतिदिन का कार्य होता है। उसमें अब निर्वाह कृषि के अंतर्गत छोटे किसान भी आ जाते हैं। वे किसान जिनके पास बहुत कम खेत हैं, जीवन यापन उनका कैसे होगा, तो उस कम खेत में वो अपना थोड़ा सा अन्न उगाते हैं, उसको साल भर के लिए वो सजो कर रखते हैं और उसी से अपनी दिनचर्या वहन करते हैं। और उसमें से जो बच जाता है थोड़ा बहुत, उसी को बेचकर वे अपना जीवन यापन करते रहते हैं, जिसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। दूसरा है व्यापारिक कृषि। जिस कृषि का उपयोग फसलों को बेचना, जिस कृषि का उपयोग होता है फसलों को बेचना, अर्थात हम वह कृषि उत्पादन करते हैं जिससे जो फसल तैयार होती है उसको हम मार्केट या बाजार में ले जाकर बेचते हैं, जिससे हमको नगद रुपया मिलता है। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि यह हम पैदा करेंगे, इसको हम बोएंगे या होगा तो इसको हम बाजार में ले जाकर बेचेंगे, तो उसको हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। और ऐसे कृषि को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। जो हमारे फसल होते हैं उसको हम 3 वर्ग में बांट देते हैं, जैसे खाद्यान्न फसलें, नगदी फसलें और पेय एवं बागाती फसलें। खाद्यान्न फसलें क्या हैं? जो अधिकतर खाने के लिए उपयोग में आता है। अधिकतर माने खाद्यान्न का मतलब तो सारी चीज़ें खाने में ही उपयोग होती है, लेकिन अधिकतर मात्रा में, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, जौ हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, दाल हुआ, दलहन की जितनी चीज़ें हैं, तिलहन भी होता है, ये सब हम खाने में उपयोग करते हैं। ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, इसका उपयोग ये खाद्यान्न फसलें हैं, इनका उपयोग खाने में अधिकतर होता है। दूसरा है नगदी फसलें, गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि। अब गन्ना है, गन्ना जो होता है इसको हम बराबर, ये थोड़ी है कि प्रतिदिन उसको हम खा ही रहे हैं। भाई चावल घर में बन रहा है, गेहूं का उपयोग घर में बन रहा है, इसलिए खाद्यान्न फसलें हुआ। लेकिन ये नगदी फसलें इसलिए हैं कि गन्ना बोया गया, जो बड़े किसान हैं उसको बड़े अधिक मात्रा में बो दिए, उसको मार्केट में ले गए, गन्ना मिल पे ले गए, उसका नगद प्राप्त किए, इसलिए इसको नगदी का ये क्या कहते हैं, तंबाकू हुआ। तंबाकू का सेवन गांव में या जहां तंबाकू पैदा होती है उसका खेती होता है, तो ये मार्केट में जाता है, जिससे हमको नगद प्राप्त होता है। तीसरा है पेय एवं बागाती फसलें, अर्थात
जिसका उपयोग हम पीने के रूप में करते हैं या बागवानी के रूप में करते हैं। तो सबसे पहले तो चाय हुआ, कहवा हुआ, कहवा जो कि फल है, यह पेड़ से प्राप्त होता है। रबड़ हुआ, रबड़ ये भी पेड़ से प्राप्त होता है, वो दूध होता है उसका, उससे निकाल के इसको जमा कर बनाया जाता है। तथा मसाले जो होते हैं इनका उपयोग हम पेय एवं बागाती रूप में करते हैं, बागवानी टाइप में करते हैं। चाय होता है, चाय अपने यहाँ सबसे अधिक पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, क्योंकि अब चाय पे हम आप लोगों को बता दें कि चाय की खेती इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों पे ज़्यादा होते हैं क्योंकि यदि हम इसको खेतों में उगाएंगे तो जड़ें जो होती हैं इसकी बड़ी शुष्क होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। अगर उसमें पानी बराबर लग जाएगा तो वो सड़ जाती हैं। इसलिए पहाड़ों पर होती हैं, जहाँ पहाड़ी ढाल होते हैं वहीं चाय का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। पहले जब ये सन 1829 में उपनिवेशवादी जो राज्य थे, जो हमारे, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो हमको चाय के विषय में नहीं मालूम था कि चाय क्या होता है। चीन वालों ने सबसे पहले चाय पीना शुरू किया, वही इसकी खेती यहाँ शुरू की। सबसे पहले उन्होंने असम में ही इसकी बागवानी की, वहाँ पहाड़ी क्षेत्र भी है। अच्छा, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वो ढलान जैसा रहता है, ऐसे ढाल जैसा बन जाता है। जो खेत होते हैं वहाँ ढालनुमा बनाए जाते हैं। अच्छा, जब ढालनुमा बनाए जाएंगे तो बरसात कितनी भी होगी भाई, वो पानी सरक जाएगा नीचे। अच्छा, इसके लिए पानी की भी आवश्यकता होती है। पहाड़ों पर लगभग बरसात भी होती रहती है, तो इसलिए ये धीरे धीरे ढालनुमा होती है, तो ये पानी सरक जाएगा और उसकी जड़ें जो हैं मजबूत रहेंगी, सूखेगी नहीं। तो चाय इस प्रकार पैदा किया जाता है। अच्छा, कृषि के प्रकार हमने यहाँ लिखा है कि कृषि के प्रकार, भाई खेती तो हम लोग करते हैं, लेकिन कब खेती की जाती है इसके विषय में जानकारी आप लोग लीजिए। जैसे कृषि के प्रकार में 3 प्रकार हैं, रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसल गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों इत्यादि। अब जैसे गेहूं है, अब ये समय जो है ठंडा मौसम आ रहा है ना, अब इस मौसम में हम लोग गेहूं को बोते हैं, माने जाड़े के प्रारंभ में गेहूं की बुआई की जाती है। और अच्छा, गेहूं दोमट मिट्टी में पैदा भी होता है, इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है दोमट। और जाड़े में माने जो रबी की फसलें हैं, जाड़े के प्रारंभ में इसकी बुआई होती है और गर्मी जब गर्मी का प्रारंभ होता है उसमें इसकी कटाई हो जाती है। तो रबी की फसल हो गई। उसके बाद है खरीफ की फसल, धान, मक्का, ज्वार, जूट, मूंगफली। ठीक, अब धान, मक्का, अब आप लोग जानते हैं इस समय तो धान हो ही चुका है। अब जब धान हो गया है तो बोया कब रहा होगा। ठीक, अब सोचिए कि धान अब काटने लायक हो गया है, अब ये कटेगा धान, लोग काट भी रहे हैं, तो इसकी कटाई हो रही है। तो धान कब बोया गया रहा होगा, इसका मतलब हुआ कि धान अर्थात वर्षा ऋतु के प्रारंभ में धान है। इसका धान जब बोया गया वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोया गया, अब जाके इसको माने जब ठंडा मौसम आया तो इसके प्रारंभ में काट लिया जा रहा है। इसके बाद है जायद। जायद की फसल में आप लोग ये जानिए, जायद की फसल में अधिकतर सब्जियों की खेती होती है। तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ इत्यादि अन्य प्रकार की सभी सब्जियां जायद में होती हैं। ये मार्च अप्रैल में बोया जाता है, लेकिन ये जब तैयार होता है उसी के अनुरूप काटा जाता है। इसका ये सीमा नहीं है कि इसको हम इतने दिन बाद काटेंगे, जैसे जैसे तैयार होता रहता है इसको हम काटते रहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद है चकबंदी, यहाँ दिया है चकबंदी। अच्छा, खेती तो हम लोग करने लगे, चकबंदी क्या है? चकबंदी का मतलब हुआ कि जो चीज़ें जब हम लोग आज़ाद हुए, समझ लीजिए जब हम लोग देश से आज़ाद हो गए तो कृषि का बंटवारा तो हो नहीं पाया,
कि ये हमारा खेत है, ये हमारा खेत है, जो जहाँ पाए वहीं जोतने बोने लगे। लेकिन मान लो कि एक खेत हमारा यहाँ है, दूसरा कहीं 2-4 किलोमीटर दूर है, तीसरा और दूर है, पांचवा और दूर है। तो जब दूरियां रहेंगी तो हम कृषि का कार्य आसानी पूर्वक नहीं कर पाएंगे, उसमें समय लगेगा। भाई हम एक जगह दे सकते, मान लो किसी के परिवार में एक लोग देखने वाले हों तो कहाँ कहाँ जाएंगे देखने? अपने घर के पास वाला खेत देखेंगे कि दूर जाके देखेंगे? या मान लो पहले घर के पास का देखेंगे, फिर किसी दिन वहाँ गए देखने के लिए, फिर वहाँ गए देखने के लिए। तो इसके निराकरण के रूप में इसको संशोधन करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक बनाया गया कानून, जो कि चकबंदी के रूप में आया। इसमें क्या हुआ कि जो हमारे चक कटे हुए थे, अर्थात जो हमारे खेत बिखरे पड़े थे चारों तरफ, उसको समूह में कर लिया गया, एक जगह इकट्ठा कर लिया गया। अच्छा, जब कोई चीज़ इकट्ठा हो जाएगी तो वह मजबूत हो जाएगा, अर्थात हम आसानी पूर्वक कृषि का कार्य करने लगेंगे। भाई जब आप मजबूत हो जाएंगे, कोई चीज़ आसानी पूर्वक होने लगेगी तो आप आसानी से करने लगेंगे। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि पहले कृषि का कई तरीका था। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले अपने घर के अपने पिताजी से या बाबा जी से पूछिए तो बताएंगे कि सबसे पहले हम लोग बैलों से खेती करते थे। अच्छा, जब बैलों से खेती करते थे तो उसमें समय लगता था। ये कृषि का पुराना तरीका था, बैलों से खेती करना ये कृषि का पुराना तरीका था, जिसमें बहुत अधिक समय लगता था। भाई अब कई जगह खेत भी बिखरा हुआ है और हमको आज यहाँ बोना है तो कल 2-4 किलोमीटर दूर ले जाके बोना है। अच्छा, उनको पशुओं को ले जाने में या जो बैल होते थे वहाँ तक समस्या होगी ना, भाई वहाँ दूर भी जाना होगा, समय भी लगेगा, घर से दूर रहेंगे तो हम कैसे कार्य करेंगे, है कि नहीं? इसी प्रकार चकबंदी के द्वारा ये समस्या समाप्त हुई और धीरे धीरे खेती की तकनीक में सुधार हुए। सुधार कैसे हुआ? जो पुरानी पद्धति से खेती होती थी उसको नई पद्धति में कन्वर्ट कर दिया गया, अर्थात बैलों को धीरे धीरे बैल धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। अब ट्रैक्टर की जुताई होने लगी, ट्रैक्टर से होने लगा जुताई, कम समय में अधिक काम लेते हैं हम लोग। भाई एक दिन में जब बैल 1 बीघे बोते थे, आज हम 10 बीघे बो रहे हैं। इसी प्रकार आधुनिकीकरण हो गया, खेती का भी आधुनिकीकरण हो गया, जिसमें अब कम समय में जुताई हो जाती है। ट्रैक्टर की सहायता से हम खेत जोत लेते हैं, बो लेते हैं। हार्वेस्टर हुए, कटाई हो जाती है, मड़ाई हो जाती है, थ्रेसिंग हो जाती है। तो इस प्रकार कृषि की जो नई तकनीकी आ गई, इससे हम कम समय में अधिक काम भी कर लेते हैं। ठीक, अब आगे है आपका हरित क्रांति। अब आगे है आपका हरित क्रांति के भारत में जो जन्मदाता कहे गए डॉक्टर एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर विलियम गैंड ने किया था। डॉक्टर विलियम गैंड सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। कौन? डॉक्टर एस स्वामीनाथन। ये प्रश्न पूछा भी जाएगा, हमेशा पूछा जाएगा। आज आप कक्षा 8 में हैं, यह आपको बहुत बाद में भी पूछा जाएगा। जब आप तैयारी करने लगेंगे कोई, तो भी यह क्वेश्चन आ सकता है कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन। ठीक, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? डॉक्टर एस स्वामीनाथन का उद्देश्य ये था, हरित क्रांति को बढ़ावा देने का या लाने का प्रयास उन्होंने इसलिए किया क्योंकि निरंतर आप लोग देखिए कि निरंतर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, भाई जिस परिवार में 10 लोग थे, आज उस परिवार में 50 लोग हैं। 10 लोगों को 10 बीघे मिला था, लेकिन अब उसी में 50 लोग हो गए हैं, तो कितना मिलेगा? कुछ नहीं। लेकिन खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। इसका उद्देश्य ये था डॉक्टर एस स्वामीनाथन का, इसको लाने का, क्योंकि ताकि अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ सके। भाई जनसंख्या में वृद्धि होगी, खाने को कम पड़ेगा, लोग खाएंगे क्या? तो अधिक से कम जगह में, अर्थात कम स्थान में अधिक से अधिक उत्पादन हम कर लें। तो उसके लिए सबसे पहले इन्होंने
उन्नत किस्म के बीज, जब हमारे पास अच्छे बीज रहेंगे, अच्छे ढंग के मानक के अनुसार वो बीज रहेंगे, उसमें अन्य प्रकार के कीटनाशक दवाएं उपलब्ध रहेंगे, तो उसकी उपज मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। अब जो खाद है, हमको प्रचुर मात्रा में समय समय पर खाद मिलता रहे, कीटनाशक दवाइयाँ मिलती रहें, ठीक। अच्छा, जब हमको समय समय पे खाद मिलता रहेगा, कीटनाशक दवाइयाँ मिलती रहेंगी, तो इससे कृषि की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ये जब भाई ये जब बढ़ता रहेगा तभी तो हमको जाके खाद्यान्न उपयोग हमारे ज़्यादा होंगे, खाद्यान्न उपयोगिता बढ़ेगी। जब ये कम होगा तो कैसे खाद्यान्न उपयोगिता बढ़ेगी? इसीलिए हरित क्रांति को लाया गया, जिससे सभी लोगों तक यह माने सरकार के द्वारा कुछ चीज़ें सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाए किसानों को, जिससे किसानों का भी लाभ हो सके, ठीक। ये है हरित क्रांति। हरित क्रांति का दूसरा पहलू भी है भाई, हम लोग अच्छे किस्म के पैदावार को बढ़ाने के लिए, भाई आप लोग परिवार के लोग देखते होंगे यूरिया, फास्फेट, अन्य कीटनाशक दवाएं, अच्छे अच्छे धान की किस्में, ठीक, ये सब हरित क्रांति के द्वारा हमको उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसी के माध्यम से आ रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है भाई, हम लोग कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, डीडीटी का छिड़काव भी करते हैं, डीडीटी का छिड़काव करते हैं, तो या मान लो यूरिया डाल रहे हैं, सुपर डाल रहे हैं, फास्ट डाई डाल रहे हैं, जो भी ये हम कीटनाशक दवाएं या खाद डाल रहे हैं, इसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। भाई पैदावार तो बढ़ी है, पैदावार कई गुना बढ़ी है, लेकिन उससे हम प्रदूषण के भी शिकार होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर कमजोरी आती जा रही है, जिसका ये हरित क्रांति के दूसरा पहलू है, जिसका इसके हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सब से हमारा नुकसान बहुत हो रहा है। नुकसान का मतलब भाई पैदावार बढ़ गई, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम जो खा रहे हैं इससे हमारे अंदर के जो आज आप लोग देखते होंगे कि हड्डियां हम लोगों की कमज़ोर होती जा रही हैं, क्योंकि यूरिया का सेवन हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। खेतों की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो रही है, इसीलिए सरकार द्वारा कंपोस्ट जो खाद होते वो डलाए जाते हैं, कि ताकि कुछ चीज़ें दूर हो जाएं, कुछ कमियां दूर हो जाएं। जैसे गांव में आप लोग देखते हैं कि ढैंचा बोआ दिया जाता है, खेतों में ढैंचा बोआ दिया जाता है, ये भी हरित क्रांति के द्वारा ही हो रहा है। ढैंचा बोआ दिया गया, उसके बाद उसको सड़ा दिया गया खेतों में, जब सड़ा दिया गया ये अधिक पैदावार हो जाएगी। अच्छा, ये सड़ जाएगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि हम खादों का अधिक प्रयोग करेंगे तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और यही नहीं, खेतों की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आप लोग ये देखते होंगे कि कृषि एवं सिंचाई दिया है ना, सब कुछ तो बताया गया, सिंचाई कैसे होती है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अपने बाबा से पूछिए कभी, तो वो बताएंगे कि हम लोग तालाब से सिंचाई करते थे, या कुएं के द्वारा रहट चलता था। रहट ऐसा होता था कि बैलों के द्वारा चलाया जाता था, उसमें डिब्बे नुमा एक बेल्ट बना रहता था और कई डिब्बे लगे रहते थे। वो बेल्ट जैसे जैसे चलता था, घूमता था, वो अब इस तरह होता था कि ऐसे बेल्ट घूम रहा है, ठीक, ये बेल्ट घूम रहा है तो उसमें ऐसे डिब्बे बने होते थे, उसी में ऐसे लगे होते थे, ये सब ऐसे डिब्बे बने होते थे। ये जो डिब्बे बने हैं, जब ये बेल्ट घूमता था तो ये कुएं से जल भरता था और ऐसे सीधे ऊपर जाता था, यहाँ नाली बनी होती थी, वहीं गिरता था, उसी से वो खेतों में चला जाता था। ये डब्बा भर जाता था पानी से, ये ऊपर जाएगा, यहाँ गिराएगा, ये सब ऐसे भरते जाएंगे, ऐसे गिराते जाएंगे। ये बैलों के द्वारा चलता था, तो इससे भी बड़ा समय लगता था। नहरों से सिंचाई होती थी, आज भी हो रहा है। इसके बाद अब कृषि के आधुनिकीकरण में हम सिंचाई का भी आधुनिकीकरण कर लिए हैं। पहले क्या था, हम नहर से भर रहे हैं या इसी के माध्यम से भर रहे हैं, तो कहीं पानी ज़्यादा हो जाता था, कहीं कम हो जाता था, या ज़्यादा ही हो जाता था तो खेत सूख जाते थे। इस प्रकार आज हम ट्यूबवेल हो गया है। अच्छा, आधुनिकीकरण में ट्यूबवेल तो हो गया, लेकिन इसका और आधुनिकीकरण हो गया। अब जो हम सिंचाई करते हैं स्प्रिंकलर पद्धति, जैसे है
ये समझ लो पाइप द्वारा, ट्यूबवेल से पाइप द्वारा पानी आ रहा है ऐसे। अब ये खेत में हम लगा दिए, पाइप लगा दिए ऐसे, एक पाइप सीधा आया ऐसे, कई पाइप जोड़ के लाए, खेत के बीचों बीच ऐसे हम 2-3-4 जगह ऐसे सीधा सीधा पाइप ऊपर करके लगा दिए, ऐसे फव्वारे टाइप बने होते उसमें। उसके बाद जब चलाएंगे तो ये पूरे खेतों में फव्वारे जैसा, जैसे टपक या छिड़काव पद्धति कहा जाता है, बूंद बूंद पानी गिरेगा। अब जैसे मटर की खेती होती है उसमें अधिक पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक, तो इसलिए जब मटर की खेती में अधिक पानी का प्रयोग नहीं किया जाता तो इस पद्धति से हम खेत को आसानी पूर्वक भर लेते हैं, कम पानी का भी प्रयोग होता है और हमारी सिंचाई भी हो जाती है और मटर को ज़रा सा नुकसान भी नहीं पहुंचता है, अच्छे किस्म की पैदावार होती है। ये है सिंचाई, इस तरह हम सिंचाई करते हैं, इसी को कहते हैं स्प्रिंकलर पद्धति। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बताया कि ये नकदी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, पेय एवं बगाती फसलें हैं, लेकिन इनकी पैदावार कहाँ है, ये जब सबसे ज़्यादा होते कहाँ हैं? जैसे चावल है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम या बिहार, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि। ये चावल जो होती है चिकनी मिट्टी में होती है, अधिक पानी का भी प्रयोग होता है, यहाँ अधिक पानी रहेगा तो चावल, और गर्मी भी चाहिए, तो चावल कहाँ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ इत्यादि स्थानों पर चावल होते हैं। उसके बाद गेहूँ, गेहूँ की पैदावार के लिए सबसे अति उत्तम मिट्टी जो मानी जाती है दोमट मिट्टी में सबसे अधिक होती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र इत्यादि स्थानों पर गेहूँ सबसे अधिक होती है। अच्छा, चाय, दाल जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अच्छा, दाल के लिए सभी प्रकार की मिट्टियाँ लगभग उपयुक्त होती हैं, ये किसी भी मिट्टी में हो सकती है। इसके लिए पानी की कमी होती है, पानी की आवश्यकता इसमें बहुत कम होती है, पानी प्रचुर मात्रा में नहीं लगता है। एक बार बो दिया गया तो इसमें पानी भर, हल्का सा बोते समय नमी होना चाहिए, फिर जो थोड़ा बहुत बरसात होता है उसी से दाल हो जाता है, अरहर हो जाती है या कोई भी दाल हो, ठीक, दलहन जो होती हैं। उसके बाद चाय जो है हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि यह पहाड़ी नुमा स्थान होंगे या जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहीं चाय की पैदावार सबसे ज़्यादा होगी। तो पहाड़ जहाँ जहाँ जैसे असम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कम मान लीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुत जगह नहीं है, या ना मात्र के मान चलिए, उत्तराखंड हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, या आपका इधर हिमाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, तो जहाँ पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ हम चाय वहाँ ज़्यादा पैदा होती है। उसके बाद कपास हुआ, कपास के लिए काली मिट्टी, कपास और जूट के लिए काली मिट्टी में ही कपास और जूट अधिक मात्रा में होते हैं, वहाँ ज़्यादा पैदा होता है। कपास महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि स्थानों पर होते हैं। जूट असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि स्थानों पर जूट की पैदावार सबसे अधिक होती है। अर्थात हम कृषि और सिंचाई के अंतर्गत आप लोगों को बता चुके हैं कि कृषि का कार्य कैसे होता है, सिंचाई कैसे की जाती है, चकबंदी क्या है, हरित क्रांति का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इत्यादि चीज़ों को हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम